बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज लेक्चर नंबर 49 है और हम अपना वही डैमेजेस का चैप्टर कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कंक्लूड कर सकें। चला जी प्लीज़। जी 1.6 पार्टी राइटली रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस हुआ है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रीव पार्टी हूँ और सामने वाली पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है, तो मेरे साथ अगर कुछ बुरी हुई है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता हूँ, तो रिसेंड मीन्स कैंसल आउट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं कैंसिल करूँ और डैमेजेस क्लेम करूँ। ये मेरा राइट है कि नहीं है? यही राइट उसने एक्सप्लेन किया, बस और कुछ नहीं। उसने बताया ये राइट है ग्रीव पार्टी के पास कि अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर, देखो एक अगर आपको एक टाइप याद हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? यस, एग्रीव पार्टी की ऑप्शन के ऊपर होता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, चाहे तो वॉइड कर दे। तो इफ दैट पर्सन इज एक्चुअली रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसका राइट होना चाहिए ना कि वो डैमेजेस क्लेम करे। अगर वो राइटफुल रिसेंड कर रहा, मैंने वर्ड यूज किया राइटफुल रिसेंड, मींस ऐसा नहीं है जान के बस एमी कॉन्ट्रैक्ट से भागने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा रहा है, नहीं, फिर वो ब्रीच समझी जाएगी। क्लियर जी? चलें जरा पढ़ें लाइन, 2 लाइन्स पढ़े मेरे लिए कोई। जी जी जी, नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर जो बिल्कुल आपका राइट हो कि आप उसे रिसेंड कर सकें। जी प्लीज, जी बेटी पढ़ दें। Party rightly rescinding the contract. A person who rightly rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. यानी जो उसे डैमेजेस फेस करने पड़े किसी दूसरी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करने की वजह से। इज दैट क्लियर? चलें प्लीज जरा एग्जांपल पढ़िए। वही सिंगर वाली एग्जांपल जो बड़ी पुरानी एग्जांपल थी, उसी को उसने दोबारा कोट किया। जी प्लीज, एग्जांपल 23। डन जी? यस सर। जी लास्ट पॉइंट की तरफ चलें इस डैमेजेस की। कोई ऐसा जिसको अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को? नो। अच्छा जी, अब तक आप लोग जो डिस्कस कर चुके, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, देन डैमेजेस इन कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रह गया जिस पे बार बार शायद बीच बीच में से फोकस आ रहा था, और वो ये था कि स्पेशल डैमेजेस कैलकुलेट करते हुए कि जनाब जिसने कल भी कोई बात हो रही थी रेंट के हवाले से, तो क्या अगले पूरे साल का रेंट लें या अगले 3 साल में रेंट का जो डिफरेंस है वो रिकवर करें? याद है वो एग्जांपल जिसमें मैंने कहा पहले तो 10,000 का रेंट पे दे रहा था, सॉरी 15,000 पे, अब अगली पार्टी जो मुझे मिली है वो 10,000। जैसा मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ, हमने पढ़ा, चले मैं इसकी एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ रिमोट डैमेजेस को समझाने के लिए, फिर इसके बाद इस एग्जांपल पे आते हैं। लास्ट एक टाइप पढ़ने लगे हैं, रिमोट डैमेजेस। देखो मैं फॉर एग्जांपल मैंने PIA की टिकट ली, सपोज अज्यूम करें, और मेरी फ्लाइट है से अज्यूम कर लें आज क्या डेट है, चलें 10 दिन बाद की कोई डेट रख लें, 20 जून की फ़्लाइट है, मैंने टिकट बाय कर ली 20 जून की। अब मेरा 20 जून की मेरी फ़्लाइट है और 21st को मेरी मीटिंग है, से अज्यूम करें 21st को मेरी मीटिंग है इन से USA। सपोज अमीर इंसान हूँ सो USA में सपोज मेरी मीटिंग है। अब मीटिंग के अंदर से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है, मैं अज्यूम करता हूँ $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूम करें, और उसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा। ओए मैं गप्पे मार रहा हूँ समझ सो $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है से, उसमें प्रॉफिट ये या इसमें प्रॉफिट भी कम से कम प्रॉफिट भी हुआ आज बेटे, तो मैं समझता हूँ कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मुझे बचेंगे पैसे वो $1 मिलियन तो बच ही जाएगा सपोज। सो इनफैक्ट अब मैं कहता हूं सपोज 24 तारीख को PIA के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, PIA अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दे जी, 25 को पहुंच पाऊंगा, ऑल्टरनेट भी यूज करता हूं तो शायद मीटिंग टाइम पे ना पहुंच पाऊं, अज्यूम करें, अज्यूम कर रहा हूं सारी चीज़, सारी डिटेल्स अज्यूम कर रहा हूं मैं, सारे फैक्ट्स यानी मैंने अज्यूम किया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया PIA ने ऑन 20th, PIA ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया, मे बी एनी रीजन, और मैं अब अगर ऑल्टरनेट फ्लाइट्स भी लेता हूं तो मैं अपॉइंटेड टाइम पे 21 तारीख को USA नहीं पहुंच पाऊंगा, से मैं कोई और एयरलाइन यूज कर लेता हूं। कौन सी यूज कर लूं जी इसके अलावा? एयरवेज।
एयरवेज यूज़ कर लेता हूँ जी। लेकिन मैं अपॉइंटेड टाइम पे नहीं पहुँच पा सकता, और अगर अपॉइंटेड टाइम पे नहीं पहुँचा या ना पहुँचूंगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इनफैक्ट ख़त्म हो गया मैं लूज़ कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। इनफैक्ट मैंने $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर दिया जिसमें मेरा प्रॉफिट $1 मिलियन का था। सो असूलन रूस के बैठ जाऊँ और केस फाइल करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड PIA के ख़िलाफ़। सो मैं सपोज सलमान साहब PIA के ख़िलाफ़ केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और केस डैमेजेस कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं कि जनाब अगर आप गौर करें तो PIA की टिकट के पैसे तो मुझे वापस करें ही करें, ठीक है, टिकट का तो रिफंड करें ही करें, उसके अलावा मैं आपको पेनल्टी भी चार्ज करता हूं कोई रिफंड के अगेंस्ट। से मेरे को लॉस हुआ या मुझे एयर टिकट से महंगी मिल रही है तो एयर टिकट का क्या करूं? अगर एयर टिकट महंगी मिल रही है जितना, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ऑर्डिनरी डैमेजेस MP माइनस CP से इधर टिकट थी से 50,000 की सपोज अज्यूम कर रहा हूँ और मुझे इस वक्त मिल रही है एजेंसी में 70,000 की, तो 20,000 का डैमेजेस मुझे यहाँ से भी पे करें आप, ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ लॉस ऑफ रेवेन्यू भी दें मुझे जी। अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं मांग रहा मैं उनसे, मैं कह रहा हूँ मुझे लॉस ऑफ रेवेन्यू दो, $1 मिलियन दो जो मैंने प्रॉफिट कमाना था आपके इस फ्लाइट डिले की वजह से मैं नहीं कमा सका है बताया भी हो, अज्यूम करें बताया भी हो, इज इट जस्टिफाइबल कि यार एक पार्टी को, ठीक है आप PIAs की तरफ जा रहे हो लेकिन लॉ कहता है देखो अगर आप इतना लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन की वजह से ये ऑब्लिगेशन हिट हो रही है या ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हिट हो रहा है, तो लॉ की नज़र में समटाइम्स केस का सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि लॉ को लगेगा यार ये बहुत रिमोट है, इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है विद द PIA टिकट, ये बहुत रिमोट कॉन्ट्रैक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है। और एक और चीज लॉ को ये भी लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है, ये अग्रीव पार्टी है, ये डिफॉल्टिंग पार्टी है, नो डाउट डिफॉल्टिंग पार्टी शुड बी चार्ज विद कंपनसेशन, मतलब शुड बी पेनलाइज्ड विद कंपनसेशन अमाउंट, बट ये भी मतलब नहीं है कि आप ऐसी कंपनसेशन रिक्वायर कर लो या क्लेम कर लो जो जस्टिफाइबल ना हो, फेयर ना लगे। देखो एक पार्टी को उस पोजीशन में वापस लेकर आना है जिस पोजीशन में वो होती अगर डिफ़ॉल्ट ना हुआ होता, बट इसके साथ साथ ये ख्याल भी रखना है कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी का जनाजा नहीं निकाल देना, उसको डैमेजेस पे करने पड़े, बट ये ना हो कि आप इतने रिमोट डैमेजेस क्लेम करना शुरू करें, मतलब मैं अगर USA जाता तो ये 3-4 कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाते, तुम्हारी वजह से ये 3-4 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। दिस इज रिमोट सर्कमस्टांसेस, दीज आर रिमोट सर्कमस्टांसेस। तो हमें हर केस स्टडी में स्पेशल डैमेजेस में स्पेशली ये देखना होगा कि क्या डैमेजेस डायरेक्ट हैं या रिमोट हैं। मेरी बात समझ आई? हो सकता है ये मीटिंग रीस्केड्यूल हो सकती थी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट रीस्केड्यूल हो सकता था, बट आज आपने कह दिया कि मैं तो जा ही नहीं रहा, आपकी वजह से नहीं जा सका, 21 को पहुंचना था, आप इसको रीस्केड्यूल कर सकते थे। और अगर आप इतने सियाने हैं तो 2 दिन पहले के टिकट ले लेते, एक दिन वहां जाके स्टे कर लेते पहले। अगर आप इतने सियाने, लॉ भी तो ये कहेगा ना फिर अग्रीव पार्टी को कि तुम्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था कि तुम 20 को ही फ्लाइट पकड़ो ताकि 21 को जाके मीटिंग अटेंड करो, तुम 1-1.5 दिन पहले भी तो जा सकते थे। कंटिजेंसीज को जहन में रख के 1-आधा दिन पहले की भी तो फ्लाइट बुक कर सकते थे। नहीं, रियलिटी तो यही है ना कि लॉ कहेगा भाई तूने अर्जेंट रखा है ना, कंटिजेंसी बीच में प्लान नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अब PIA का जनाजा निकाल दे, पूरी PIA बेच के तुझे पहले प्रॉफिट दें, फिर आगे इतने की PIA बिक जानी है तो इतनी PIA बेच के तुझे प्रॉफिट दें। समझाना ये चाह रहा हूँ कि केस टू केस इट मे वेरी, जिधर आप मानोगे शायद आप नहीं मानोगे क्योंकि आपने स्पेशल डैमेजेस पढ़ लिए हैं जिसमें आपने ये समझ लिया है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू रिकवर होना चाहिए। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसी में एक छोटी सी प्रोविजन और ऐड कर लें कि प्रोवाइडेड दैट जो डैमेजेस हैं वो बहुत रिमोट नहीं होने चाहिए। एग्जांपल दी थी कंस्ट्रक्शन वाली, कंस्ट्रक्शन में खराब हुई लेंटर वगैरह, बिल्कुल उससे रेंटल एग्रीमेंट डिफॉल्ट हो। वो एक कंस्ट्रक्टर है वो इतनी पे किस तरह कर सकता है कि सर पूरी बिल्डिंग की वो जो खराब हो गया वो दोबारा, देखो बेटा ट्रू, लेकिन ये जब आप पे पेनल्टी डाली जाती है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं किया जाता कि ये देखा जाए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सही है कि नहीं है। सर ये भी तो देखा जाएगा ना जिस तरह आप इसमें बिल्कुल देखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप इसे स्पेशल डैमेजेस के साथ लिंक कर सकते हो, उसी में से एक रास्ता निकालने
निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी में से आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ चट्टा है, थोड़ा सा रास्ता निकाल लें। यानी जो कोर्ट है वो ये देख रहा होगा, या जो जज है आपका रिस्पेक्टिव वो ये देख रहा होगा कि एग्रीव पार्टी को भी कंपनसेशन मिल जाए, बट रिमोट डैमेजेस की वजह से आपका डिफॉल्टिंग पार्टी भी डैमेज ना हो ज़्यादा। मेरी बात समझ आई? यानी इक्विटी है ना, हम लॉ ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, हमारा इंसाफ पे मबनी कहते हैं, मबनी है जी। शुक्र करो उन्होंने फीस वापस कर दी है। अच्छा, आज का प्रॉमिस है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। चलो ईद से पहले वैसे ईद भी मिलने लगे, क्या बात। अच्छा अच्छा जी, चलो एक जी जी जी, लॉस ऑफ रेवेन्यू ये स्पेशल है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या पीआई को बताने जस्टिफाइड है? आप 2 फ्लाइट्स के लिए अरेंजमेंट कर लो या 1 दिन की कंटीजेंसी रख लो। सेंसिबल तरीके से सोचो ना, एक बिजनेसमैन क्या करता है, 1 दिन जाके पहले स्टे कर लेता है मीटिंग से पहले, अगर मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो, या ये पीआईए को बताना मुनासिब समझेगा कि भाई फ्लाइट, व्हाट इफ के वेदर कंडीशन की वजह से पीआईए ना जा सके, फिर क्या करोगे? फिर तो पीआईए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए बिजनेसमैन हमेशा 1 दिन का बीच में गैप रख लेता है। बात समझ आई? सो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि स्पेशल डैमेजेस का क्लेम डालते हुए रिमोट का ख्याल रख लीजिएगा कि कहीं बहुत दूर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, यानी दूर का रिश्तेदार तो नहीं जिससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ आई जी? चलो, मैं ये समझता हूँ कि केस स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिली। अभी आप ये 2 एग्जाम्पल पढ़े, आपको समझ आएगी अच्छा हाँ रिमोट इस नेचर का होता है। ठीक है, चलें ज़रा प्लीज़। तो वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, फिर वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है भाई, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिले आएगा। और वो कौन सा इनकार कर रहा है कि उसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करनी, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि वेदर कंडीशन पॉसिबल नहीं है, कल ले जाऊंगा। अब इसमें आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, इससे उसको कोई लिंक नहीं है। ठीक है, उसने तो कई लोगों के कहा, तो आप कंटीजेंसी प्लान करें ना बीच में। ठीक है, बीइंग अ बिजनेसमैन। चलें जी प्लीज, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस जी प्लीज पढ़िए। Is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. जी, कंपनसेशन के अंदर रिमोट डैमेजेस अवॉर्ड नहीं होंगे जी प्लीज। There may be losses which clearly result from the defendant's breach of contract but are considered too remote from the breach for it to be fair to expect the defendant to compensate the claimant for them. कहते हैं ये नो डाउट आपको डैमेजेस हो रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट की वजह से, लेकिन ये इतना रिमोट है, ये इतना रिमोट होगा कि ये बड़ा अनफेयर हो जाएगा डिफॉल्टिंग पार्टी या क्लेम डिफेंडेंट के साथ कि आप उसे कहें तूने डिफॉल्ट किया तो अब तू पे कर। मेरी बात समझ आ रही है? चले प्लीज जरा एग्जाम्पल 15 तो काट दें, वो इरेलेवेंट सी है। एग्जाम्पल 16, 17 एंड 18, 19 हमने ये पढ़नी है। पहले आप 16 पढ़िए, फिर उसके बाद हम 17 पे आते हैं। 16 पढ़िए प्लीज। 15 काट दीजिए जी, वो इरेलेवेंट है। 16 मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आज के डे में कुछ केस स्टडीज जो हैं कॉपियर पे रखवा दूं। ठीक है, आप मंडे को कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चैप्टर से रेलेवेंट। ठीक हो गया जी? चलें, ताकि मजीद थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और हमारा चैप्टर का टेस्ट चैप्टर 8 और 17 है ना? 16, 8 और 16। ओके, 8 एंड 16। ठीक है, प्लीज प्लीज एग्जाम्पल पढ़िए। सर लॉस क्यों नहीं बताओ? जी बेटे, लॉस क्यों नहीं? बट नॉट द लॉस सस्टेन थ्रू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। समझा दूं ये वाली एग्जाम्पल? ओके, आजम डिलीवर टू बाबर अ कॉमन कैरियर अ मशीन टू डिलीवर विदाउट डिले। आजम ने बाबर को डिलीवरी करनी है। ठीक है, कहते हैं टू बी डिलीवर विदाउट डिले टू आजम्स मिल इन्फॉर्मिंग दैट दिस हिज मिल हैज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन, कि भाई तेरी मशीन ना आई तो मिल बंद है।
बाबर अनरीजनेबली डिले द डिलीवरी ऑफ द मशीन, बाबर टाइमली डिलीवर नहीं कर सका, यानी अपनी ऑब्लिगेशन टाइम पे परफॉर्म नहीं कर सका। एंड आजम इन कॉन्सिक्वेंस लॉसेज आर प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, और वो कह रहा है जी तूने मशीन नहीं दी और गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, वो लॉस हो गया है क्योंकि मशीन नहीं थी प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, आजम इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम बाबर, अच्छा कंपनसेशन तो ले सकता है, बाय वे ऑफ अ कंपनसेशन क्या जी, द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच वुड हैव बीन मेड बाय वर्किंग ऑफ द मिल ड्यूरिंग द टाइम दैट द डिले ऑफ इट वाज ड्यूरिंग द टाइम दैट डिलीवरी ऑफ इट वाज डिलेड बट नॉट द लॉस सस्टेन थ्रू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे समझाऊँ आपको कि ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। सपोज मैं कहता हूं कि मैं इसका कोई पैरामीटर अगर आपके साथ शेयर करूं, एक रफ पैरामीटर, तो कुछ ऐसा होगा। कौन था जी? आजम। आजम ने डिलीवरी करनी थी, ओके जी, और बाबर को डिलीवरी करना था। बाबर साहब मिल ऑनर है, ऐसा ही है जी, और इन्होंने इसे मशीन देनी थी, ठीक है। अब देखो सपोज अज्यूम करो, मैं इसमें फैक्ट्स ऐड करने लगा, ये मशीन डिलीवर हो जानी चाहिए थी 10 जून 2022 को, ठीक है, बट अनरीजनेबल डिले किया जिसकी वजह से बाबर का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लूज हो गया, लॉस्ट, ठीक है। डिलीवरी उसने 10 को करनी थी, उसने डिलीवरी की से मैं कहता हूं 15 जुलाई 2022, अज्यूम करें ये डिलीवरी डेट है और ये एक्चुअल डिलीवरी डेट थी, ठीक है, जो या मैं यूं कहूं एग्रीड डिलीवरी डेट। कितने मंथ का डिफॉल्ट आया? अप्रोक्सीमेटली 35 डेज का डिफॉल्ट आया, अप्रोक्सीमेटली मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऐसे ही 35 बनते हैं, 1 मंथ, हाँ 35-36 डेज का डिफॉल्ट है। अच्छा जी, अब मैं अगर ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप कंपनसेशन क्लेम करें तो क्या कहें कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खो गया तुमसे तो पूरे का पूरा कंपनसेशन ले लो? नहीं, ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि सपोज तुम एनुअल कितना प्रॉफिट कमाते हो, जितना तुम एनुअल प्रॉफिट कमाते हो, सपोज मैं कहता हूं जी से 5 मिलियन आप एनुअल प्रॉफिट कमाते हो, तो एवरेज एक महीने में कितना कमा लोगे? बाय 12 कर दूं तो जो अमाउंट निकले वो एक एवरेज प्रॉफिट है पर मंथ। समझ पाए हो मेरी बात? और अगर मैं इसी को डेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं, 365 से डिवाइड कर देता हूं। सो इसका मतलब यहां से मुझे पता लग जाएगा कि मैं एवरेज क्या प्रॉफिट कमा रहा था। अगर मेरी मिल बंद है और मैंने तकरीबन 1 महीने का लॉस किया है तो इनफैक्ट मुझे ये कंपनसेशन अवार्ड हो जाएगी, ना कि मुझे ये कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 लॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 लॉस। नहीं, ये राइट वे नहीं है, ये रिमोट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा विद द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो फेयरनेस क्रिएट करने के लिए या इक्विटी क्रिएट करने के लिए, तो इक्विटी इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि यार एवरेज प्रॉफिट क्लेम कर लो जो तुम एवरेज कमाते थे, किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज ना करो बल्कि ओवरऑल जो तुम एक एवरेज प्रॉफिट कमाते थे उसकी बेस पे तुम अपना डैमेजेस क्लेम कर लो। बात समझ आई? चलो, सो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी मैथमेटिकल। जी बेटी, जी बेटी, जी बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करते तो तुम कहीं एनुअल प्रॉफिट इतना कमा रहे हो ना, ये तुम्हारी हिस्ट्री है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉर्ड करते करते तुम एनुअल प्रॉफिट कमाते रहे हो ना। लास्ट ईयर भी तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं तुमने जितना भी बिजनेस किया पिछले 1 साल में तुमने ये प्रॉफिट कमाया, उसी की बेस पे अगर मैं तुम्हें जस्टिफाई करके दे रहा हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारा 1 महीने का लॉस भर रहा हूं। लेकिन ये नहीं है कि तुम स्पेशलाइज नेचर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ डाल दो, ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। नहीं समझी बात? बेटी देखो, इस जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पिछले साल भी तो फुलफिल किए होंगे, गवर्नमेंट के ना हो, बिजनेस किया तो ये प्रॉफिट कमाया ना। तो अगर पूरे साल के प्रॉफिट का 1 महीने का हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं तो फिर इसका मतलब है मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं कि आपके 30 दिनों का जितना लॉस था मैंने बेयर कर लिया, एवरेज बेयर कर लिया। हाँ, स्पेशल डैमेजेस, बिल्कुल वो वाला मैं समझा रहा हूं कि उसमें से अगर एक कुशन निकाल रहा हूं, एक छोटा सा रास्ता निकाल रहा हूं जो लॉ निकाल सकता, सिर्फ इस बेस को अदल का निज़ाम कायम करने के लिए कि इसका भी बहुत ज़्यादा, इसको भी कंपनसेशन मिल जाए और इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो।
स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें ये जो गवर्नमेंट का लॉस है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमें पे कर सकता है, फिर भी नहीं करेगा। फिर भी नहीं, लॉ ये थोड़ी देखेगा कि सामने वाला जेफ बेजोस है और उसने कॉन्ट्रैक्ट पास किया है तो उस गंजे को देख के ये लगता है ओ ये तो बहुत अमीर है, इसको तो इसके मुताबिक का इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, मैंने जेफ बेजोस का तो पता ना, अमेजोन का जो द रिचेस्ट पर्सन, चलो उससे तो ऊपर इलॉन, उससे ऊपर है, इलॉन तो इस वक्त राइट नंबर, चलिए जी सेकंड रिचेस्ट पर्सन। तो अगर सेकंड रिचेस्ट पर्सन एक क्लेम फाइल करे तो इसका मतलब मैं ये देखूं कि सामने वाली पार्टी तगड़ी है तो इंसाफ तगड़ा मिलना चाहिए। नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं है ना, मेरी बात समझ पाए हो आप लोग? देखो इंसाफ इस बेस पे तो नहीं बेस करता ना, वैसे पाकिस्तान को तो शायद इसी बेस पे बेस करता है, लेकिन इंसाफ इस बात पे तो नहीं बेस करता ना कि सामने वाला क्लेमेंट कितना स्ट्रांग है, बल्कि इंसाफ तो ये देखेगा, या इक्विटी का तकाजा तो ये है कि यार दोनों पार्टीज को जस्टिफाइड पोजीशन में वापस ले जाओ, इसको भी कंपनसेशन मिले, इसका भी, और इसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, इसके लिए ये नहीं देखेंगे पावरफुल पार्टी कौन सी है। हाँ हाँ, एनुअल प्रॉफिट ना हो, मतलब बिजनेस किस टाइम स्टार्ट हुआ तो ओके। एनुअल प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, पिछला रिजल्ट तो होगा ना, एवरेज तो तब भी निकल आएगी, 6 महीने का प्रॉफिट होगा, ये पहले महीने ही ऐसा हो गया। हाँ, अगर पिछले साल लॉस था वो ये अब अजीब सी चीज़ है। पहले भी जलील हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और तो नहीं, फिर भी कोई जस्टिफाइड रास्ता फिर शायद इस तरफ आ जाए। फिर शायद अगर तुम कहते हो कि बिजनेस न्यू है और न्यू बिजनेस को ये सफ़र करना पड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस, तो शायद फिर स्पेशल डैमेजेस अवॉर्ड कर दिए जाएं। बट ये देखो ना, आप केस टू केस वेरी कर रहे हो, आप फैक्ट्स चेंज कर रहे हो, मैं अपना रिजल्ट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ से निकाल के रिमोट से स्पेशल पे ले गया हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पेशल में से ही मैंने एक रास्ता निकाला रिमोट का। ठीक है, हर दफा जरूरी नहीं कि रिमोट ही अप्लाई हो जाएगा, नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं केस स्टडी को थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके केस में कैसे आएगा? आपके केस में एग्जामिनर खुद मेंशन करेगा रिमोट के ये कॉन्सिक्वेंस जो हैं, ये रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऐसी कोई बात वो जरूर लिख देगा ताकि वो आपसे चाहेगा कि आप स्टूडेंट मुझे किस डोमेन में आंसर करे। मेरी बात समझ आई है? चलो अगली जी, एग्जाम्पल 17, 18। जी डन। 18 प्लीज, 18 भी, 18 पढ़ लें प्लीज। सॉरी बेटे, कौन क्या चीज़ कह रहे हैं बेटा? कैरेज मनी होगी ना, पैसेज मनी, ऑफिस पैसेज मनी, मतलब ये जो जी देखो, जो फी चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, उसकी बात कर रहा वो। नहीं वे, क्या हो गया है? 50% एडवांस मिल रहा होगा बाय वे ऑफ डिपॉजिट। वो कहता है अच्छा, पेंस अ शिप ऑनर कॉन्ट्रैक्ट विद हारिस टू कन्वे हिम फ्रॉम कराची टू सिडनी इन पेंस शिप। पेंस शिप ऑनर है बेटे, ये लो मैं इसको यूं केस बना देता हूँ, सिर्फ आप नाम से घबरा गए हो, नाम जो अजीबो गरीब लिखे हुए उन्होंने, हुआ कुछ भी नहीं है। चलो प्लीज़, ये है जी, क्या नाम है जी? पेन से पी लिख दूँ? पी साहब जो हैं, ठीक है, और दूसरा कौन है? पी साहब अपनी शिपिंग सर्विसेज दे रहे हैं, शिप सर्विसेज दे रहे हैं या कैरेज सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट विद हारिस टू कन्वे हिम, हारिस को उन्होंने लेके जाना है कराची से सिडनी अपनी शिप के अंदर, ठीक है जी। सेलिंग ऑन द 1st of January, 1 जनवरी को वो मूव करेंगे।
and Haris pay to Pence P by way of deposit 50% of his passage money. बेटा जो भी इसका किराया था, से 100,000 इसका किराया था, तो 50% उसने एडवांस पे कर दिए बेटे। बस ये समझाना चाहा है उसने कि भाई जितनी शिपिंग चार्जेस थे उसको कराची से सिडनी ले जाने के, उसका हाफ उसने एडवांस डिपॉजिट दे दिया है, ठीक है। द शिप डज नॉट सेल ऑन द 1st of January। सरकार ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म की, किसने? पी ने। कौन डिफॉल्टर है जी? ये डिफॉल्टर है जी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज पढ़िए, कहता है एंड हारिस आफ्टर बीइंग इन कॉन्सिक्वेंस डिटेन्ड इन कराची फॉर सम टाइम। डिटेन मतलब रुक गया बेचारा, फंस गया। डिटेन वैसे कब्जा करने को कहते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे मतलब है हिरासत में, मतलब जो होता है पर्सन उसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन डिटेन का मतलब यहाँ पे मतलब फंस गया कराची में, नहीं जा सका। फॉर सम टाइम एंड देयर बाय पुट टू सम एक्सपेंसेस प्रोसीड टू सिडनी इन अनदर वेसल। वो किसी और शिप के थ्रू फिर सिडनी पहुंच गया, लेकिन उस दौरान उसे कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े। मे बी होटलिंग चार्जेस, जितने दिन के लिए वो रुका यहाँ पे नहीं जा सका, कुछ दिन होटल में स्टे करेगा। अच्छा, एंड इन कॉन्सिक्वेंस अराइविंग टू लेट इन सिडनी, और इसकी वजह से ऑब्वियसली जनवरी में नहीं चला तो लेट पहुंचेगा, लेट शुरू हुआ तो लेट पहुंचेगा। लॉस इज अ सम ऑफ मनी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया इन सिडनी। P is liable to repay to Haris। जी, P क्या पे करेगा? सॉरी, हारिस क्या पे करे? P, अच्छा P डिफॉल्टर ना, P क्या कंपनसेशन पे करेगा? एक तो पहले ये डिपॉजिट वापस करे, ठीक है। कंपनसेशन की तो बाद में बात आएगी, रिस्टोर द बेनिफिट्स जो ऑलरेडी, सो वापस करे डिपॉजिट, कहता है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस बियर किए किसने? एच ने। इसका मतलब है ये एडवांस वापस आएगा और एक्सपेंसेस बियर कर, जी बेटे क्या चीज? एडवांस। अगर तो लोनिंग की अमाउंट हो या कोर्ट अवॉर्ड करना चाहे तो समटाइम्स यस इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन वो स्पेशलाइज केस होगा, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होगा। ऐसे आंखें बंद करके इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर कोर्ट यहाँ पे कह दे कि हाँ भाई तुमने ये जो अमाउंट ली थी ना, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करो, तो फिर यस पे करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे ये जो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट होता है ना, ये लोनिंग के केस में होता है कि लॉ कहता है फिर जितनी देर तुमने डिफॉल्ट किया उसका इंटरेस्ट दो, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज आगे आओ। कहते हैं एंड द एक्सपेंसेस टू सॉरी हारिस टू इज डिपॉजिट विद इंटरेस्ट। अच्छा, ये विद इंटरेस्ट वाला एलिमेंट मैंने पहले ही कहा ये डिस्क्रिशन पे होगा, लेकिन ये जो लोनिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें डिफॉल्ट सरचार्ज पड़ता है आपको, ठीक है। इसे इंटरेस्ट को डिफॉल्ट सरचार्ज भी आप कहते हो कि डिफॉल्ट करने का सरचार्ज, और वो परसेंटेज होती है, ठीक है। आप लोगों ने टेक्स्ट में शायद पढ़ा हो, ये वर्ड पढ़ा कभी? टैक्स आप पढ़ रहे हो ना सारे? तो उसमें कभी डिफॉल्ट से चार्ज कैलकुलेट नहीं किया? पढ़ा होगा यार, ऐसे तो ना करो, है नहीं पढ़े छवि। चलो आगे। एंड द एक्सपेंसेस टू विच ही इज पुट बाय हिज डिटेंशन इन कराची, जो उसका खर्चा हुआ। एंड द एक्सेस इफ एनी of the passage money paid for the second ship over that agreed upon the first। साथ साथ उसने क्या समझा दिया आपको? ऑर्डिनरी डैमेजेस MP माइनस CP, कि जनाब नेश बेजल वाले को अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा पैसे देने पड़े, यहाँ पे ₹1,00,000 है, वहाँ पे 1,20,000 का मिला, तो बेटा ये लाख माइनस कर लो 20,000, ये भी डैमेजेस में शामिल हो जाएगा। If any of the passage money paid for the second ship over that, अच्छा ठीक है, but not the sum of money which Haris lost by arriving in Sydney too late। हाँ, वो क्लेम मत कीजिएगा कि सिडनी में उसने कौन से कॉन्ट्रैक्ट करने थे, जल्दी पहुंच जाता, क्या कमा लेता, बला बला बला, वो रिमोट है। हाँ, डायरेक्ट डैमेजेस कैलकुलेट कर लो, रिमोट वालों को इग्नोर कर दो, यानी वो लॉस ऑफ रेवेन्यू छोड़ रहा है। स्पेशल डैमेजेस हमें सिखाते थे, लॉस ऑफ रेवेन्यू रिकवर कर लो, यहाँ पे वो लॉस ऑफ रेवेन्यू को रिमोट डिक्लेयर करके उन्हें इग्नोर कर रहा है। कौन से बेटे? मैंने वो इसलिए कट कराया कि वो स्पेशल क्लेम कर रहा था, वरना मैंने पहले ऑर्डिनरी लिखे थे उसमें, याद है आपको? मैंने कहा था वो नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मुझे स्पेशल दो, मुझे लॉस ऑफ रेवेन्यू दो, समझाने के लिए कट किया था जी। प्लीज एग्जाम्पल 19 प्लीज पढ़िए। नाम से ना परेशान होइए, उसके एब्रीवेशन बना लें। हाँ हाँ, अपने जी बुरी। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, जो मर्जी करें, इसका सत्यानाश करें, लॉ समझें उसमें से। बस मुझे इसके बाद एक लास्ट बात करनी है और ये इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से प्लीज़ आप ख़त्म कीजिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने अभी डिटेल नहीं उसे देखा, अभी आने दो ज़रा, 1-2
सेमिनार्स मुझे भी अटेंड करने तो फिर बेहतर बता पाऊँगा। अभी बस एम ही हवाई फायर मारूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब जो मीडिया बोल रहा है वही बोलूँगा मैं, जब तक समरी ना देख लूँ। एक और 2-3 दिन लगेंगे, ये जो फर्ग्यूसन वगैरह ये इनकी समरी आ जाएंगी तो फिर समरी पढ़ के ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा टेक्स्ट चेंज। अगली नेक्स्ट पे तो हर दफ़ा हो जाता है बेटे, नेक्स्ट पे तो हर दफ़ा हो जाता है। हाँ हाँ, अगर बहुत बड़ी बात, अगर कोई चेंज करके देना चाहे। दो अटैम्प्ट्स के लिए टेक्स्ट सेम रहता है, ठीक है। मतलब इस बजट में आएगा तो 2 अटैम्प्ट्स नेक्स्ट सुकून रहेगा, उसके बाद दोबारा बुक्स रिवाइज हो जाएंगी। मतलब हर बजट पे बुक्स रिवाइज हो जाती हैं, ये होता है जी। क्या करवा दूँ, रीड करवा दूँ जी, प्लीज़ आ जाइए। जी पिंग ही कह लेता हूँ मैं जी। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर टू पुतिन, रशियन सदर को, ऑन द 1st of January certain clothes which Putin intend to manufacture into cap of a particular kind। जी जनाब, पेंग ने डिलीवरी देनी है क्लोथ्स की, किसको? पुतिन को, ठीक है। और अनफिनिश फैब्रिक, फिनिश फैब्रिक देना है और इसने उसको पैसे देने होंगे जो भी है। इसने क्या करना है उस चीज़ का, इसने उससे कैप्स बनानी है और उसको मार्केट में सेल करना है, ठीक है। उसका यूजेज समझा रहे हैं आपको। कहता है टू मैन्युफैक्चरिंग टू कैप ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड फॉर विच देयर इज नो, अच्छा, फॉर विच देयर इज नो डिमांड एक्सेप्ट एट दैट सीजन। यानी कहता है सीजनल कैप होती है। से अगर विंटर स्टफ की कैप हो तो वो सीजनल होती है, विंटर ख़त्म तो गर्मियों में कोई वो कैप लेके नहीं घूमता, ऐसा ही है जी। और उसकी सेल भी ख़त्म हो जाती है, स्टॉक आपको उठाना ही पड़ता है। तो कहता है क्लोथ इज़ नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम। मतलब क्लोथ, अब वो फैब्रिक आया ही नहीं, फैब्रिक नहीं आया तो कैप्स नहीं बनेगी, कैप्स नहीं बना तो सीज़न गया। मतलब सेल, पूरा सीज़न बेचारा क्या सेल कर, लेट बनाएगा तो कहाँ बिकेगा। मतलब आप ये खुद सोचो, दिसंबर तक सर्दियाँ रहती हैं, जनवरी तक रहती हैं अप्रॉक्सीमेटली, जनवरी तक मौसम बेहतर रहता है। तो जनवरी तक मैं कह रहा हूँ कैप्स ही नहीं बन पाई, तो आगे अगर कैप बना भी लोगे तो क्या फ़ायदा, गर्मियों में थोड़ी किसी ने सेल करनी है, पहननी है, ठीक है। द क्लोथ इज़ नॉट डिलीवर्ड till after the appointed time and too late to be used that year in making caps। लेट हो गए हैं, अब कैप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब कैप्स बिकेंगी नहीं अगर बना भी ली तो। मैन्युफैक्चरिंग डेज भी तो है ना बीच में। पुतिन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पेंग, जो भी है, बाय वे ऑफ कंपनसेशन। अब डिफ़ॉल्ट किसने किया? पेंग ने। तो पुतिन क्या क्लेम, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? वो कहता है जी the difference between the contract price of the cloth and my once again ordinary damages का concept कि भाई इस वक्त अगर वो क्लोथ कहीं मार्केट से ले तो कितने का मिल जाएगा। तो अगर कोई प्राइस डिफरेंस है तो वो डैमेजेस, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कहते हैं बट नॉट द प्रॉफिट विच ही एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन बाय मेकिंग कैप्स। अब अगर आप स्पेशल डैमेजेस वाली बात याद रखो तो यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस अवॉर्ड हो जाने चाहिए असूलन। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, सीजन पूरा गया, लेकिन अब सीजन पूरे का रेवेन्यू कितना होगा और आप कितना क्लेम करोगे। और अगर आपने क्लेम कर भी लिया तो ये कोई ज्यादती नहीं हो जाएगी पेंग के साथ बहुत ज़्यादा? क्या आप कह रहे हो मैंने सीजन में काम भी कोई नहीं किया और सारा प्रॉफिट भी पेंग पे करे? ये थोड़ा सा अनफेयर फील हो रहा है विद द पेंग, ठीक है। तो पेंग के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो कहता है नॉट द प्रॉफिट विच ही एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन बाय मेकिंग कैप नॉर द एक्सपेंसेस विच ही हैज बीन पुट टू इन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर दी मैन्युफैक्चर। और कहता है ना ही, देखो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा तो पहले भी मेरा था, पुतिन अगर मैं हूं तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा तो पहले भी मेरा था। मैं ये थोड़ी कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा भी लेके दें और जितना मैंने प्रॉफिट कमाना था वो भी लेकर दें। मेरी बात समझ आई? एक मिनट लाइट आ ले, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिमोट है, ठीक है। बस आपके केस में फिर मैं यही कहूँगा, दिल में अगर आए कि नहीं नहीं ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी तो वहाँ पे रिमोट समझ के माफ़ कर दीजिएगा, वरना स्पेशल डैमेजेस चार्ज कर दीजिएगा। लेकिन आप लोगों के पेपर के केस में वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट से चाहेगा कि स्टूडेंट आपको उस डोमेन में आंसर करे। और अगर वो नहीं चाहेगा तो फिर दोनों आंसर्स वैलिड होंगे, ये बात याद रखना। ये ना सोचना कि आपने रिमोट लिख दिया तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आप एजम्पशंस वेरीफाई करेंगे। मतलब जो लिखेगा आप में से, सपोज ये ग्रुप कहता है कि नहीं भाई ये रिमोट है, तो आइडेंटिफाई करे कि मैं आंसर रिमोट की बेसिस पे दे रहा हूँ। और अगर ये बच्चे लिखें कि ये स्पेशल है और मैं लॉस ऑफ रेवेन्यू क्लेम करने जा रहा हूँ, तो मेंशन करें कि ये लॉस ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। अनटिल और अनलेस केस स्टडी आपको क्लियरली स्पेसिफाई करे कि ये रिमोट है,
बात समझ आइए मेरी एग्जामिनर के क्वेश्चन? यानी एग्जामिनर अगर आपको बाउंड कर दे तो याद रखिएगा आंसर उस डोमेन में रहेगा, और अगर वो आपके लिए ओपन बाउंड्री छोड़ दे तो फिर आपने अपनी अजम्पशन का सहारा लेके अपनी बात को जस्टिफाई करना है। हवाई तीर नहीं मारना है कि ठीक है यार कोई मसला नहीं सीधा और ये दे दें लॉस ऑफ रेवेन्यू। नहीं जनाब, आप प्रूफ करें, आप मुझे लीड करें एग्जामिनर को कि आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि लॉस ऑफ रेवेन्यू देना है या नहीं देना। गॉट माय पॉइंट कि क्वेश्चन कैसे आएगा? चलो हाँ दे दें तो फिर आप प्रूफ करें, बस आप लॉस ऑफ रेवेन्यू को प्रूफ करें कि लॉस ऑफ रेवेन्यू कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, अब ये रिमोट है बड़ा, पूरे सीजन का प्रॉफिट देखो, थोड़ा अनजस्टिफाइड नहीं लगता कि आपसे कहा जाए आपने सीजन भी नहीं काम भी नहीं किया और आप कह रहे हो पूरा प्रॉफिट भी इससे लेके दो। कहीं और से भी तो लिया होगा। ये बड़े बिजनेसमैन बहुत सियाना होता है, एक सप्लायर पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता, कभी डिपेंडेंट नहीं होता। बेवकूफ बिजनेसमैन होता है जो एक सप्लायर पे डिपेंडेंट हो, वरना कभी नहीं होते डिपेंडेंट, कभी भी नहीं ये लोग। हाँ बिल्कुल नहीं, एक चीज़ ये भी है, दूसरा बिजनेसमैन इतना सियाना है, जैसा मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बताया कि निशात और रडोल्फ के ऊपर सिर्फ से 15 to 16% डिपेंडेंट है। बेशक निशात रडोल्फ से मुझे फ़ोन आ जाए कि तुम लोग हमारी बातें क्यों करते हो, लेकिन रडोल्फ के ऊपर 15% डिपेंडेंट है। यानी वो से मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता कितने परसेंट डिपेंडेंट है, लेकिन 15%। तो 15% का मतलब है वो एक महीने में 15% अपनी टोटल परचेज का 15% रडोल्फ से ख़रीदता है, बाकी और सप्लायर से ख़रीदता है कि कहीं ना खुदा ना खास्ता एक तो रडोल्फ हमें ब्लैकमेल ना कर सके, कभी हम उस पर डिपेंडेंट हो गए तो वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी ना कि अगर उन्होंने माल रोक लिया तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बट मेरे पास तो इतने मल्टीपल सप्लायर्स हैं, ये नहीं देगा तो मैं इससे ले लूँगा, ये अच्छा रेट नहीं देगा तो मैं इससे अच्छा रेट ले लूँगा, ये नहीं देगा तो शायद वो मुझे अच्छा रेट ऑफर कर दे। प्रोडक्ट सबकी क्वालिटी सेम होगी, क्यों? क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन करनी है। निशाद ने केमिकल है ना, उसको इंस्पेक्ट करना है पहले, फिर आपको अलाउ करना है कि आपका केमिकल एक्सेप्टेड है कि नहीं, वरना तो उसने रिजेक्ट कर देना है। तो आपकी भी मजबूरी है, आप केमिकल प्रॉपर्टीज का ख्याल रखोगे, तो इसका मतलब क्वालिटी तो सेम आएगी वेदर आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम दिस सप्लायर और दैट सप्लायर। तो अब मेरे लिए डिसिसिव फैक्टर क्या है? विच वन इज मेकिंग अ गुड प्राइस, विच वन इज मेकिंग अ गुड ऑफर। मुझे अगर ये 2 रुपये भी छोड़ा है पर केजी तो मैंने पता नहीं कितने 1000 केजी मंगवाना है। बात समझ आ रही है? चलो जी आगे आते हैं जी प्लीज। ये एरिया प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 होमवर्क है, स्प्रिंग 2018 का पास पेपर है, स्प्रिंग 2018 का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज घर से ये करके आना है, लाजमी लिख के आना है, मैं चेक करूंगा जी। नहीं 1 की बात कर रहा हूँ, 2 तो वैसे कर लीजिएगा ना, 2 तो डिस्क्रिप्टिव है, 2 तो वैसे ही हमें चुंगा है क्या? और मजीद कलेक्ट करते हैं? नहीं करेंगे, अब करेंगे दोबारा, ये इनको सीधे करने की ज़रूरत है, इधर ही करेंगे फाइन। ले जी फाइन हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिसी हम कलेक्ट करेंगे और जितना जमा हुआ है हम लोग, मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब मैं बेहतर समझ रहा हूँ कि हम इससे किसी की मदद कर देंगे, ठीक है। और वो आप ही कोई राइटफुल पर्सन ढूंढ के उसकी सेशन के एंड पे मदद कर दीजिएगा। ये 7 वाला राइटफुल मददगार नहीं है, मैं पहले अच्छा इस ना ठीक है हाफिज़ साहब, लेकिन कलेक्ट कल से हो, मंडे से कलेक्ट होगा दोबारा। है रेट सेम है जी, रेट नहीं, आगे बहुत महंगाई होगी है, रेट सेम है, ठीक है। चलो जी अगली बात पढ़ते हैं, बस एक छोटी खुद आगे बंदो 10। अच्छा एक मेरी छोटी सी बात सुन लो फिर चले जाओ, ठीक है। एक मेरे वर्ड सुन लो, बस दो वर्ड सुन लो, छोटे दो छोटे वर्ड सुन लो। और लिक्विडेशन नहीं हुए, जेन्युइन की स्पेलिंग बताइए, 2 वर्ड्स बहुत, ये तो हेडिंग लिखी है मैंने। ओहो अच्छा मेरी बात ये बस ये खत्म, मैंने खत्म, बस मैं कुछ बोला नहीं, ये 2 वर्ड तो सुन लो, 2 लाइंस चले, सॉरी जी 2 स्टेटमेंट्स बोलने, बस ये छोटी सी बात सुन लो। लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी में फ़र्क क्या है? तो एक ही फ़र्क है, लिक्विडिटी डैमेजेस जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ लॉस है, जबकि पेनल्टी कभी भी जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ लॉस नहीं होगा। बस मतलब
मतलब इसने पूछा तो मैं बता देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा अब ये पूछ रहा तो सो इसका मतलब है आपने जितना ऑर्डिनरी डैमेजेस कैलकुलेट किए, स्पेशल डैमेजेस कैलकुलेट किए, वो क्या थे? जेन्युइन एस्टिमेट्स नहीं थे। आप लोग मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट नहीं करते रहे कि भाई इतना लॉस तो इतना, मुझे इस पोजीशन में वापस ले जाने के लिए इतना तो चाहिए। सो वो क्या हुए सारे के सारे? फिर क्या कहोगे उन्हें अगर कहना, और पेनल्टी कहूँ कि लिक्विडिटी डैमेजेस कहूँ? लिक्विडिटी डैमेजेस। इसका मतलब आपने जो जो कैलकुलेशन की, ऑर्डिनरी डैमेजेस की और स्पेशल डैमेजेस की, वो इनफैक्ट क्या था? लिक्विडेटेड डैमेजेस, अ जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ द लॉस। बट इसके बरक्स अगर जेन्युइन एस्टिमेट ना हो उसे कहेंगे पेनल्टी। क्या मतलब? अक्सर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो, खासतौर पे बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनमें लिखा होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम आपको लाख रुपया जुर्माना डालेंगे। अब वो लाख रुपया कैसे कैलकुलेट हुआ? क्या कोई एस्टिमेट है कितना लॉस होगा तो इतना? ना 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 ना, वो तो एक पेनल्टी अमाउंट डाल दी गई, एक अमाउंट मेंशन कर दी गई ताकि डराया जा सके कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। वो जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है, वो बस एक फिगर है जो इसलिए लिख दी जाती है कि जनाब कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। ठीक है? जिस तरह अक्सर मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट में हक महर की अमाउंट बहुत ऊपर जाके लिखा दी जाती है कि कोई ना तोड़े। मुझे याद है मेरे फ्रेंड, मैंने पहले भी शायद बताया था किसी क्लास में कि मेरे फ्रेंड की शादी हो रही, तो वो ज़रा ज़मींदार लोग थे, तो सामने वाली भी उनकी फैमिली थी, और उनकी फैमिली में रिवाज था 2 शादियों का। उनके अब्बा जी की भी 2 शादियाँ हुई थी। तो अब उनकी पुप्पी की बेटी थी शायद, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी शायद फैमिली में थी। तो उन्हें था कि ये लड़का भी अपने अब्बा जी के नक्शे कदम पे चलेगा। तो उन्होंने कहा हक महर लिखिए जी 1 करोड़ रुपया। सपोज तगड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा हक महर जी 1 करोड़ रुपया। तो उनके अब्बा जी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा 2 लिखें, मैं दे के करवाऊंगा। उन्होंने 2 लिखवाया। उन्होंने कहा आप 2 लिखे, मुंडे का हक में मैं दबाऊंगा, तुझे फिक्र कर। अभी तक उसी एक ही शादी है। सो अ जेन्युइन एस्टिमेट, अगर वो जेन्युइन है तो वो जेन्युइन, अदरवाइज अगर जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है, सिर्फ इस नीयत से डाल दिया गया कि ताकि लोग डर के कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना करें, इस डर से कि पेनल्टी पड़ेगी। तो इनफैक्ट उसे हम पेनल्टी कहेंगे, अदरवाइज हम लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे। इज दैट क्लियर? बस ये ना, चलो अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। होमवर्क करके आना है वरना पेनल्टी पड़ेगी। जी बेटे, कोई क्वेश्चन?